हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 लाइट प्रकाश पढ़ रहे थे। तो आपने अभी तक देख लिया होगा, आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी जो हमने अभी तक पढ़ा। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, लेंस की टाइप्स, लेंस किस तरीके से बनता है, इस बारे में हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले थे कि लेंस की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पहले हमने परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन के अंदर में दर्पण से इमेज फॉर्मेशन देखा था कि दर्पण की हेल्प से जब किरणें परावर्तित होती हैं फिर इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब उसके बाद हमने अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा लेंस के बारे में। अब यानी अब लेंस से क्या होगा, किरणें परावर्तित नहीं होंगी, अपवर्तित होंगी। और उस अपवर्तन से हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, बाय यूजिंग लेंसेज। अब आपको लेंस के बारे में शायद कोई डाउट नहीं होगा, लेंस क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं लेंसेज, वो आई थिंक पहले क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया नहीं हुआ है तो पहले लास्ट वाली वीडियोस जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले लेंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, लेंस काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया कि जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड वर्ड्स है, आपको प्रकाशिक केंद्र है, फोकस दूरी है, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि बिंब यहाँ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो आपको कैसे समझ में आए कि नहीं ये फोकस दूरी पे रखा है, नहीं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे रखा है। तो जब तक आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स नहीं पता हो तो उससे पहले आप पढ़ नहीं सकते हैं कि आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था हमने दर्पण के लिए कि दर्पण के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ था, बाय परावर्तन के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अपवर्तन के द्वारा। यहाँ हमारा होगा अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हाँ, मैंने आपको कहा इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको पढ़ना है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस क्या क्या है। वो डेफिनेशंस हैं कुछ वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, फोकस तल। ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, पर क्या हुआ यहाँ पे लेंस के रिस्पेक्ट में पढ़नी पड़ेगी कि लेंस के अंदर फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के अंदर फोकस क्या होते हैं। जैसे दर्पण के अंदर क्या था, एक ही फोकस था, पर लेंस के अंदर क्या हो जाएगा, दो फोकस हो जाएंगे। तो दो फोकस होंगे, दो फोकस दूरियां हो जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र थोड़ा ध्रुव से थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे किस क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अगर डेफिनेशंस को आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाती हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं देखती हूँ डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे क्या चीजें होती हैं। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले लेंस वापस देख लेते हैं। लेंस बनता कैसे है, मैंने आपको बताया था कि लेंस कुछ इस तरीके का होता है। मैं कुछ उत्तल लेंस की बात कर रही हूँ अभी, जो अभिउत्तल, जो दोनों उत्तल होते हैं, दोनों साइड से उत्तल होती है, वो लेंस की बात करते हैं। या फिर चलो अवतल की भी ले लेते हैं जिसके दोनों साइड से अवतल। ठीक है, ये लेंसेज हैं। अब आपको दर्पण याद होगा, दर्पण के अंदर क्या था, कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पे मतलब वो एक गोले का हिस्सा था, आपका एक गोले का हिस्सा हम काट लेते थे तो ये हो जाता दर्पण। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे से कर दिया जाए, यानी यहाँ पे कोई दो गोले होंगे। ठीक है, दो गोले होने से मतलब अभी दोनों सेम साइज के होंगे। थोड़ा सा ड्राइंग में इशू हो रहा है तो आप इसे मैनेज करके चलिएगा। अभी दो गोले हैं, यानी इन दोनों गोलों का सेंटर, इस गोले का सेंटर C1 मान लेते हैं, इस गोले का सेंटर C2 मान लेते हैं। तो क्या हुआ, अब वहां पे क्या होता है, एक ही गोला होता था तो एक ही गोले का सेंटर होता था। अब यहाँ पे उत्तल लेंस, आपको जो लेंस बन रहा है यानी इसमें दो गोले होंगे। अब दो गोलियों का सेंटर यानी दो होंगे तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे। अभी तक हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, एक वक्रता केंद्र होता था। एक वक्रता केंद्र क्यों होता था, दर्पण के अंदर क्या होता था, आपका एक गोला होता था, उसका एक हिस्सा काट लिया जाता था और आपके इस हिस्से पे एक कोटिंग कर दी जाती थी, आपका दर्पण बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लेंसेस में दो गोले हुए तो दो गोले होंगे तो आपके दो केंद्र होंगे, दो केंद्र होंगे, दो त्रिज्याएं होंगी, यानी आपकी दो त्रिज्याएं होंगी। अब इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले गोले की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या मिलेंगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या में क्या फर्क आ गया दर्पण और लेंस की में। तो आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में देखिए क्या दे रखा है, लेंस की वक्र पृष्ठों को खोखले छोटे भाग का, वक्र पृष्ठ को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। साथ के साथ यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि यहाँ दो वक्रता केंद्र होते हैं, दैट इज C1 एंड C2। अब दूसरा, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या ही आपके, अब दो वक्र पृष्ठ हो गए
दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्या क्या कहलाएंगी? आपकी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे भी त्रिज्या भी क्या होंगी? R1 एंड R2। मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष हमारे वहाँ क्या होता था कि प्रिंसिपल आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होता था वो आपको कहते थे ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होता है मुख्य अक्ष। यहाँ पे हम वो भी कह सकते हैं, साथ ही ये भी कह सकते हैं कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है। अब वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र आपको बताया था कैसे, अब यहाँ 2 C1 और एक C2, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा वो हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया। मुख्य अक्ष क्या होता है? फिर उसके बाद प्रकाशिकी केंद्र, जहां आपने ध्रुव पढ़ा था ना वहां अब ये होता है प्रकाशिकी केंद्र, यानी इस लेंस, जो ये लेंस बन रहा है, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा ना इसे कहेंगे प्रकाशिकी केंद्र। तो दर्पण को साथ में साथ, दर्पण वहां ध्रुव होता था, वो ध्रुव क्या होता था? आपका जो दर्पण होता था, जो आपका उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, उसका सेंटर पॉइंट जो होता था वो ध्रुव होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट होगा ना उसे कह देंगे प्रकाशिकी केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द प्रकाशिकी की केंद्र इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इंग्लिश में की टर्म्स अगर आपको इंग्लिश में देखने हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ इधर। वक्रता केंद्र इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष सेम पहले इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द प्रकाशिकी केंद्र इज ऑप्टिकल सेंटर। तो इंग्लिश में अगर आपको टर्म्स चाहिए तो इंग्लिश में आपकी टर्म्स लिखी हुई हैं। साथ के साथ आप ये देख सकते हैं कि बाकी सबकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई दी हैं। आपकी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को लेकर आपको डेफिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ के चलना। आपको इस दर्पण एक बार याद हो गया होगा ना, अगर आपको दर्पण में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तो उससे थोड़ा थोड़ा लिंक करते चलो तो आपको लेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब लेंस के अंदर भी सेम वही है, डेफिनेशन बस ये है कि यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहे हैं, 2 सेंटर ऑफ रेडियस हो रही हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो रही है, एंड वो जो है आपका प्रकाशिकी केंद्र वो ध्रुव, वो दोनों सेम है, बस यहाँ पे थोड़े टर्म्स चेंज हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशंस कौन कौन सी होंगी? मुख्य फोकस, अब फोकस वहां पे भी था, फोकस वहां पे क्या था? आपकी किरणें होती थी परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती थी वो हम बोलते थे फोकस। और जहाँ पे कई बार होता था कि नहीं, जैसे आपका कोई दर्पण था जो अपसारित कर देता था, अब मिलती नहीं थी और ज़्यादा बिखर जाती थी किरणें, तो हम क्या बोलते थे कि दर्पण के पीछे मिलती हुई कहीं प्रतीत होती हैं, आभासी फोकस होता है। ऐसा ही सेम यहाँ होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन वहां था परावर्तन, दर्पण में हमेशा होता है परावर्तन और लेंस में होगा अपवर्तन। तो अपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं एवं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब जैसे कहा, एक तो लेंस आपका होता है कि आपको अभिसारित करता है और एक लेंस होता है अपसारित करता है, एक कन्वर्ज करता है और एक डाइवर्स करता है। तो जो हाँ कन्वर्ज हो रही है वहाँ तो ठीक है आपको मिलती ही किरणें मिल जाएंगी, लेकिन जो डाइवर्ज कर रहा है वहाँ क्या होगा? जो अपसारित कर रहा है वहाँ क्या होगा? तो वहाँ क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अगर रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, उन किरणों को वापस आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो कहते हो कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस जो बिंदु होता है जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। वो सेम उसके अंदर था, सेम आपके दर्पण के अंदर भी था, सेम दर्पण के अंदर क्या फोकस होता था। पर अब पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फोकस भी 2 होते हैं। यहाँ फोकस F1 और F2, जहाँ एक्चुअल बिंदुएं आपकी जो रेखाएं मिलती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस F1, और जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, दूसरे वाली साइड होगी, उसे कहेंगे F2। इस तरीके से यहाँ पे 2 फोकस बिंदु होते हैं। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, वहां क्या था? ध्रुव से फोकस की दूरी, यहाँ कह देंगे ध्रुव आपका प्रकाशिक केंद्र बन चुका है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी इज फोकस दूरी, यानी इसे कहते हैं फोकल लेंथ। मुख्य फोकस इज मेन फोकस, एंड द फोकल तल दूरी। अब जहाँ का फोकस बिंदु था, फोकस बिंदु के परपेंडिकुलर एक आप प्लेन मान लेंगे, प्लेन कंसीडर किया जाएगा, उस प्लेन को कहते हैं फोकस तल। मैं आपको उसे डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अगर आपको उससे पहले इन तीनों डेफिनेशंस की आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना था, वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे इनको एग्जांपल्स या डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं। तो नोट कर लिया, आगे बढ़ें। अब उनको कुछ डायग्राम, इसको आपको डायग्राम की हेल्प से बता देते हैं, जिससे कि याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, जल्दी से याद रहेगा कि नहीं फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। तो अभी तक की डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखते हैं हमारा मुख्य फोकस। पहले दर्पण को मैं थोड़ा सा याद कर लेती। दर्पण के अंदर हमने फोकस के अंदर क्या देखा था? आपका ये दर्पण था, आपकी किरणें पैरेलल यहाँ आती थी,
परावर्तित होती थी, परावर्तित होंगी तो वापस एक बिंदु पे आके मिलती थी। तो ये हो जाता था आपका बिंदु एफ, मुख्य फोकस। ये हो गया आपके दर्पण के केस में। दर्पण के केस में याद रखना हमेशा परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेंस के केस में हमेशा अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम रिफ्रैक्शन की बात देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के टाइम क्या होता है। यहाँ पे मुख्य फोकस, दैट इज मेन फोकस पॉइंट, अब यहाँ लेंस लिया, कोई भी लेंस ले लीजिए, मैंने उत्तर ले लिया है, ठीक है। आपकी किरणें आ रही हैं, अपवर्तन होगा तो मतलब यहाँ पर जाएगी नहीं, दूसरी तरफ जाएगी, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ हो सकता है मुड़ जाए, किरणें मुड़ेंगी। ये हो गया आपका फोकस। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ दो फोकस होते हैं, तो क्या होगा, एक तो लेंस के इस साइड होगा, एक लेंस के उस साइड होगा। तो यहाँ जो होगा ना फोकस, इस वाली साइड को कहेंगे F2 और इस वाले साइड पे कहेंगे उसी डिस्टेंस पे आपका होगा F1। तो यहाँ पे रखना F1 की आपकी प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये वाला O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो उसमें ध्रुवता है, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है। अब O की F1 से जितनी दूरी होगी ना वही F2 से होगी, तो फोकस दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये दो फोकस होंगे, एक F1 होगा, एक F2 होगा। F2 इस साइड होगा दाईं तरफ, F1 होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ, ठीक है। ये हो गया आपके फोकस बिंदु, मुख्य फोकस और फोकस बिंदु, ठीक है। अब आपकी होगी फोकस दूरी। फोकस दूरी मैंने आपको बताया आपके प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी। अब मैंने कहा आपको दोनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, फोकस दूरी वो हो जाएगी। एक साथ के साथ आप मान के चलो, मान लीजिए इसकी एक परपेंडिकुलर एक प्लेन है। अब 3D में तो आपको दिख नहीं सकता, पर मान के चलो एक परपेंडिकुलर एक प्लेन है यू। कई बार होता है कि इमेज आपके उस प्लेन पे बनती है, तो वो प्लेन आपको कहलाता है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गई होगी तीन डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हैं आप कि फोकस का डायग्राम क्या होता है, फोकस बिंदु कैसे मिलता है। अब मान लीजिए अपसारित होती हैं, अब जैसे अवतल लेंस के केस में क्या होता है, आपका अवतल वाला लेंस है, अब वो तो क्या किरणों को अपसारित कर देता है, कन्वर्ज करता ही नहीं है। वो एक यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और एक यहाँ चली जाएगी। लेकिन आप जब कहीं मिलाएंगे उन्हें तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस, लेकिन यहाँ पे भी यही होगा, एक F1 होगा और यहाँ एक F2 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से किरणें होती हैं। ये डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो। फिर आगे ये हो गई हमारी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब साथ के साथ जैसे उसके अंदर था, अब अपने दर्पण के अंदर क्या पढ़ा था कि जैसे किरणें कब समांतर अक्ष आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है तो कब कहाँ से निकलेगी किरणें। तो कुछ नियम है कि नहीं, अगर किरणें ऐसे आ रही है तो उसके बाद इस तरीके से ही वो अपवर्तित होंगी। तो वो हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है उत्तल और अवतल लेंसेज की हेल्प से। लेकिन अगर आपको पहले इसका डायग्राम बनाना है फोकस का, तो फोकस का डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे भी होगा एक फोकल लेंथ, आपका प्लेन बन जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, O से F1, F2 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं इसका सेंटर उसका सेंटर C1 C2, ठीक है। और साथ के साथ आपकी यहाँ पे ये हो गई, ये वाली फोकस दूरी होती जा रही है। आपका एक्सिस कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो जाएगा मुख्य अक्ष। आपके दो सेंटर पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाला जो आपका एक्सिस होता है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्सिस आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको सारी डेफिनेशंस याद आ जाएंगी, ठीक है। आप क्या करो, डायग्राम बनाओ, फिर जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो डेफिनेशंस इसमें देखो कि नहीं ये वाला आपका फोकल पॉइंट है, नहीं आपका ये फोकल लेंथ है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो एक डायग्राम के अंदर आप देखते जाओ कि कौन कौन से बिंदु आपके कौन कौन से हैं। इस तरीके से आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना लो फटाफट से। तो ये हो गए। अब आगे देखिए अपवर्तन के नियम, कि अपवर्तन जो लेंस आपका जो अपवर्तन होता है उसके क्या नियम होंगे, किस तरीके से आपका अपवर्तन होगा, अगर कैसे आपकी रेज आएंगी तो कैसे आपकी जो किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें, प्रकाशपुंज आएगा। अब प्रकाश किरणें, प्रकाशपुंज में कोई कन्फ्यूजन मत होना, बहुत सारी किरणें आती है तो उसे प्रकाशपुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किरणें, प्रकाशपुंज आएगा तो किस तरीके से अपवर्तित होकर कैसे आपकी किरण चली जाएगी तो हमें देखना होगा। तो पहले ये आपने कर लिए हैं, इसके बाद है तो गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस। फर्स्ट इज, अब देखो करते चलो, आप साथ साथ दर्पण का भी साथ साथ करते चलो, तो इससे क्या होगा, साथ साथ रिवीजन भी हमारा होता हुआ जा रहा है। अगर आप साथ साथ पढ़ते चलोगे ना, हमारा रिवीजन भी होता जाएगा, आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब आप लेंस पढ़ रहे हो, लेंस के साथ साथ आप ये भी करते चलो, अच्छा दर्पण में क्या था,
दर्पण के अंदर उस लेंस में क्या होता था, उस वाले उसके अंदर क्या होता था, वहां पे अगर ऐसी किरणें आती तो क्या होता था और अब क्या होता है। तो मैंने कहा ना आपको चीजें याद भी जल्दी होंगी और आपको रिवीजन का टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला है, जब समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं। अवतल लेंस कौन सा है आपका, याद रखिएगा ये वाला अवतल लेंस इज कॉन्केव लेंस। जब आपकी समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपसारित हो जाती है। अब आपको पता है कि किरणें अपसारित होती हैं अवतल लेंस पे, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, आपका अवतल लेंस है, अपसारित करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है। अब डाइवर्ज कर रहा है, अब डाइवर्ज करेगा तो क्या होता था, अभी आपको डायग्राम बना के बताया था, किरणें यूं ही चली जाती थी, लेकिन अब कहीं पीछे मिलाओगे तो वो एक बिंदु पे आके मिलती थी। तो मतलब क्या हुआ, आपको कैसे किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये तो अवतल लेंस के केस में हो गया। अब उत्तल लेंस के केस में क्या हुआ, उत्तल लेंस के केस में भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरणें आ रही हैं तो बाद में फोकस पे होती हुई जाती थी। अब वही सेम अब दो दर्पण का केस रिमेंबर याद करो, दर्पण का केस रिकॉल करो। दर्पण के केस में यही होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो वो फोकस बिंदु से होते हुए जाती थी। ठीक है, तो सेम ही है, बस उसमें होता था कि फोकस बिंदु से फोकस बिंदु इसी साइड होता था हमारा, तो वापस परावर्तित होकर फोकस बिंदु से निकल जाती थी। या अपवर्तित होकर हमारे दो फोकस बिंदु, ये वाला फोकस से नहीं निकलेगी, दूसरे वाले फोकस से निकल जाएगी, तो वो F2 से होते हुए निकल जाती है। और अवतल केस में F1 से होते हुए निकल जाती है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहले वाले इसके अंदर। सेकंड, ऐसी प्रकाश किरणें जो लेंस के मुख्य फोकस से हुए लेंस पर आपतित होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सेम केस आपने जो उसके अंदर पढ़ा था, आपने उत्तल लेंस के अंदर आपने क्या किया, आपके अगर फोकस से निकलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे भी यही है, अगर किरणें मुख्य अक्ष से होते हुए आ रही है तो जो अपवर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। मतलब आपने जो अगर दर्पण का केस याद कर रखा है ना, दर्पण का केस समझ में आ गया तो आपको लेंस के केसेस में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड इज, प्रकाश किरणें जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर वो सेंटर पॉइंट से होते हुए निकलेंगी तो वापस वो उसी दिशा में वापस अपवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सेम सीधी सीधी आपकी किरण निकल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना वो मुड़ेगी ना वो दूर हटेगी अभिलंब से। तो समझ में आ गया होगा। अब इन्हें डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या नियम है, वो नियम किस तरीके से है। अगर आपको डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से याद होता है हम डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको अगर नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट इसका ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ें, डायग्राम्स देख लें एक बार। अब पहला था हमारा कि अवतल लेंस वाला केस, कि अवतल लेंस में क्या होगा, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है आपकी किरणें तो अभिसारित होती हैं। ये तो हमें ही पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो अभिसारित हो जाएंगी अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में क्या हो जाएगी, अपसारित होती है, और उत्तल लेंस के केस में अभिसारित हो जाएगी। अवतल लेंस के केस में डाइवर्ज हो जाएगी, कॉन्केव के केस में डाइवर्ज हो जाएगी, और आपके जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके केस में कन्वर्ज हो जाएगी। तो देखो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब देखो, अब इसमें था कि आपके साथ में किरणें आ रही हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है किरणें, पैरेलली आ रही है, बाद में क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाती है किरणें, बाद में आती हुई यह हो गया आपका F1, यहाँ हो जाएगा आपका F2। तो ठीक है, समझ में आ गया। पहला नियम ये था। दूसरा नियम ये था, उत्तल लेंस को लेके बताया था, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। इसकी केस में अगर किरणें आ रही हैं आपकी फोकस बिंदु से होते हुए, फोकस बिंदु से किरणें आई, हो सकता है यूं चली जाए, ठीक है, इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये आपका हो गया सेकंड वाला केस। अगर आपके फोकस से बिंदु आपतित होती है किरणें फोकस से होते हुए तो आपकी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका सेकंड केस। एंड थर्ड केस इज, उत्तल हो या अवतल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रकाशिक केंद्र से होते हुए बिंदु आपकी रेखा निकल रही है, प्रकाश किरण निकल रही है, प्रकाशिक केंद्र कौन सा है आपका, एकदम सेंटर में आएगा, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई है, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आ रही है तो ये सीधी निकल जाएंगी।
इन्हें कहीं मोड़ना नहीं है। जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो गई, लोगी इनकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसके भी सेम केस में अगर नीचे यहाँ से निकली तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स। क्या तीनों पॉइंट्स थे? पहला था अवतल लेंस को लेके कि अवतल लेंस में अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब क्या होगा, आपके फोकस पे मिल जाएंगी। अगर ये उत्तल लेंस के केस में हुआ तो क्या होगा, ये वापस फोकस पे आके यूं मिल जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट था अगर फोकस से आते हुए आ रही हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। सेम केसेस हैं दर्पण के भी, दर्पण जैसा ही है एकदम। और फिर थर्ड इज अगर आपने वो प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है किरण तो प्रकाशिक केंद्र सीधी की सीधी वैसी की वैसी निकल जाएगी, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो ये तीन नियम आपको याद करने पड़ेंगे कि आपके स्फेरिकल लेंसेज से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो किस तरीके से आपकी किरणें आती हैं और किस तरीके से जाती हैं। अगर आपको तीनों नियम समझ में आ गए, वो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ चुकी है, तो क्या होगा, आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इमेज फॉर्मेशन फिर चुटकियों में हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों सारी चीज़ें जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से दिमाग में क्लियर हो ही चुका है तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट याद होती चली जाएगी। और अगर आपको दर्पण की इमेज फॉर्मेशन याद है तो उसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि कुछ कुछ मतलब थोड़े थोड़े बस कुछ नाम ही तो बदल गए हैं, अपने आप वैसा का वैसा इमेज फॉर्मेशन होता चला जाएगा। जैसे कि पहले आभासी और सीधा, वास्तविक, उल्टा से आपको ट्रिक्स बताई थी किस तरीके से आपको याद करना है, ऐसे इस तरीके की ट्रिक्स भी मैं बता दूंगी कि आपको किस तरीके से आपको चीज़ें याद कर रखनी है, तो आपको थोड़ा जल्दी से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट्स में करके बता दो। और आपको जो उसके सारे नोट्स, सारा जो मटेरियल चाहिए कि नहीं, हमें प्रॉपर लिखी हुई डेफिनेशंस चाहिए, तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो वहाँ आप टेलीग्राम से देख सकते हो। सब कुछ आपको वहाँ मटेरियल मिल जाएगा। और सिंकोरियो एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी कहो कि नहीं, सिंकोरियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत जल्दी अब हमें ना मैराथन क्लासेस, आपके मॉक टेस्ट वगैरह, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस जल्दी जल्दी लेके आने वाले हैं। तो फटाफट वाले सिंकोरियो एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस की हेल्प से। हमने पहले मिरर की हेल्प से देखा था, अब लेंस की हेल्प से जो अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद इमेज कैसे फॉर्म होती है ये हम देखेंगे लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।